तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफी अच्छे तरीके से जो है अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का जो है मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 बहुत ही नजदीक आ गई है। ऐसे में आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो है फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात की जाए तो अनंत होती है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाए तो दर्पण के आगे बनता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन 2 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। बात की जाए तो ये कोई परावर्तक सतह है, इधर से आ रही तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब होता है। और चर्चा कर दिया गया है कि आपतन कोण कितना है, ये वाला कोण जो है 30 डिग्री है। वही बात की जाए तो बोला जा रहा है कि परावर्तित किरण ये वाला किरण और आपतित किरण ये वाला किरण का पूरा का बीच का कोण कितना होगा। तो आप लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े होंगे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होता है। अगर आपतन कोण दिया 30 डिग्री तब परावर्तन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल, यानी कोई समतल दर्पण मान लेते हैं, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल जो है इस सी है। क्या है? सी है। तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो वही ना होगी, यानी कि सी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु जो लिया जाता है वो ध्रुव से लिया जाता है। कहां से? ध्रुव से। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? सी। छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठा है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। तो पता होगा कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह होता है सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो क्या होती है? विरल माध्यम। तो बात की जाए तो सघन से विरल में जा रहा है तो प्रकाश की चाल जो है उसकी गति क्या होगी? बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती? तो वह तरंग दैर्ध्य जो है नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 8 है कि 50 सीएम फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी, यानी कि फोकस दूरी कितना है? 50 सीएम। अगर सीएम में रहता है फोकस दूरी तो इसके लिए फॉर्मूला है 100/f, यानी कि f कितना दिया हुआ है? 50। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हो तब फोकस दूरी 50 है तो हो जाएगा 100 में कितना? यानी कि 50। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 2 होगा, यानी कि लेंस की क्षमता होता है, शक्ति जो होता है डायोप्टर, यानी कि 2d हो जाएगा। यानी कि आंसर की बात की जाए तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज की बात की जाए तो पारभाषक होता है, यानी कि पारभाषी पदार्थ होता है तेलीय कागज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात की तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब कहा जा रहा है कि कम होती है। 4 ऑप्शन यानी कि 4 विकल्प दिया है, जल में, निर्वात में, कांच में और वायु में। बात की जाए तो निर्वात में और वायु में जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही होता है। उसके बाद जल की बात की जाए तो 2,25,000 और कांच में जो है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि सबसे कम बात की जाए तो इसमें होगा तो सबसे कम जो है आपको कांच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना या दृष्टि पटल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो नेत्र का जो, यानी कि मानव नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग जो होता है, जो कॉर्निया होता है,
जो कि नेत्रदान के समय भी दान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 का हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष द्वारा जो है, निकट दृष्टि दोष को जो है बात की जाए तो अवतल लेंस द्वारा सुधार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। वहीं जरा दृष्टि दोष की बात की जाए तो इसको जो है बाइफोकल लेंस द्वारा सुधारा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? होता है तो रोश यानी कि धुंधली रोशनी के लिए। किसके लिए? तो धुंधली रोशनी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होती है, तो बात की जाए तो रॉड्स और जो है रॉड्स नहीं होती है, रॉड्स नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है? 16 है, और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का जो ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो वो होता है आपका कुंडली में। किसमें होता है? कुंडली में, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? W के बराबर J बट्टा S होता है, यानी कि जूल पर सेकेंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर की तार की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की होती है। किसकी होती है? नाइक्रोम की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात की जाए तो 21 की, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑस्टेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं, यानी कि जोड़नेटर कहते हैं। इंग्लिश में इसको जोड़नेटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो लघु पथन में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय जो है प्रतिरोध का मान बहुत कम या नहीं के बराबर भी होता है, कोई रुकावट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बात की जाए तो 25 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो उसको प्राप्त करने के लिए यूरेनियम, किसका आवश्यकता है? तो यूरेनियम की। चलिए अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन 26 है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का हम बात करते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है, AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु क्या होता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का जो है उदाहरण है? तो हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 का बात करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया दहन भी है, श्वसन भी है, भोजन का पाचन भी है, पचना भी है, और अवक्षेपण की बात की जाए तो ई ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अवक्षेपण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है?
तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात की जाए 32 की, तो निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो समीकरण संतुलित की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, इस पूरी तरह से संतुलित है, बी भी संतुलित है, ऑप्शन सी भी क्या संतुलित है, और ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन पूर्ण रूप से संतुष्ट दोनों तरफ नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंतुलित, यानी कि समीकरण संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? कोई विलयन है, अगर उस जो है लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो सबसे पहले क्षारक होगा, क्या होगा, क्षारक होगा, क्षारक होगा। और इसका पीएच मान की बात की जाए तो 7 से अधिक होता है, तो 11 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो 34, यशद पुष्प क्या है? तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, तो यशद पुष्प कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो है 35, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो 26 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में बात की जाए तो मधुमक्खी के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में मेथनोइक राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो CaSO4 इंटू हैफ H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण भी बनाता है और जल भी बनाता है। तो आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा लवण, यानी कि ऑप्शन में जल तो नहीं है लेकिन लवण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो 39 की, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में इस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो बात की जाए तो यहाँ पर सिलिकॉन है जिसकी परमाणु संख्या 14 होता है। वही एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम का 13 होता है, सोडियम का जो है 11 होता है। वही बात की जाए तो फास्फोरस की तो 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सिलिकॉन का तो 2,8,4 होगा। वही एल्युमिनियम का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2,8, क्या होगा, 3 होगा। वही बात की जाए तो फास्फोरस के 2,8,5 ये फास्फोरस का है। वही बात की जाए सोडियम का 2,8, और 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो कोई भी तत्व है अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और वास्तव कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखना है सिलिकॉन में, एल्युमिनियम में, फास्फोरस में और सोडियम में किसमें जो है वास्तव कोष में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नजर आ रहा है, फास्फोरस पी। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि फास्फोरस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए 40, तो 40 नंबर क्वेश्चन है, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट की बात की जाए तो वह जो है कॉपर का अयस्क, किसका अयस्क है, कॉपर का, कॉपर धातु का। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? तो बात की जाए तो इसका परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। वही बात की जाए तो निकालेंगे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि बात की जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजकता जो है ऐसे निकला जाता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकालने के बाद किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो निश्चित रूप से क्या होता है, बात की जाए तो धातु होता है, यानी कि क्या कहते हैं, संयोजकता वही होती है। लेकिन बात की जाए तो 5, 6, 7, 8 के लिए उसको 8 में से बाह्यतम कोश की संख्या को घटा दिया जाता है। तो इस हिसाब से जो है बात की जाए तो 2 आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 41 के बाद 42 है, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक कहा जाए या अंग्रेजी में इसको कहते हैं सल्फर, क्या कहते हैं, सल्फर। सल्फर की बात, गंधक की परमाणु संख्या या द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज, बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि गंधक कहे या सल्फर की परमाणु संख्या कहे तो इसका कितना होता है, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिक्रियाशील समूह
डबल बॉन्ड सीओ को हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 44 है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन का होता है। किसका होता है? एथाइन का होता है। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो 45 की आवर्त सारणी, क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जाए तो कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो बात की जाए तो आवर्त सारणी में 7 का अष्टम, 18 वर्ग, और बात की जाए तो ये जो है ना 14वें वर्ग का तत्व है। यानी कि कार्बन जो है आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का क्या है? सदस्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये 3 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 48 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 जो है वर्ग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 49 की पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 से इसकी संयोजकता क्या होगी? सबसे पहले 19 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2,8,1 19 हो गया। उसी हिसाब से इसका संयोजकता की बात की जाए तो कितना होगा? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो 50 आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है तो 18। यानी कि वर्ग की चर्चा हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 24, Mg में जो होता है 12 होता है। यानी कि जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 होता है। महत्तम कोष में 2 है। ये आराम से क्या हो जाएगा आपका? धातु। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, और इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 53 है कि सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या है? तो टिपकन सिंचाई। क्या होता है? टिपकन सिंचाई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात की जाए तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की बात की जाए तो 1971 में जो है आरंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है मृतपोषी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृतपोषी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? वो है पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। चलिए इसके बाद बात की जाए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो बात की जाए तो ये हो जाएगा मृत घास पत्ती। क्या हो जाएगा? मृत घास पत्ती। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करते हैं। तो पाचन, यानी कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है तो मुख गुहा यानी कि मुंह से होता है पाचन की शुरुआत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है तो शोषण होगा, पोषण होगा, प्रजनन होगा, और इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है किण्वन क्रिया होती है तो ईस्ट में होती है। इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 60 की, तो क्वेश्चन नंबर 60 है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वह वायवीय ही श्वसन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 61 की बात की जाए तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है?
तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है पत्ती में होती है। किसमें होती है? पत्ती में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात की जाए तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? परिसंचरण तंत्र का। इसके बाद मानव हृदय। इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक हो? तो प्लेटलेट्स यानी कि उसी में जो पाया जाता है फाइब्रोनोजिन हार्मोन पाया जाता है। चलिए एंजाइम पाया जाता है, वही करेक्ट हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिनोजिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 65, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, कोशिकाओं में, पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात की जाए तो 66 है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बात की जाए तो अमोनिया बनता है, जिसका सूत्र NH3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का प्रधान कार्य है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग भी क्या है? वृक्क है। तो इसका प्रमुख कार्य उत्सर्जन करना होता है। चलिए इसके बाद बात की जाए तो 68 नंबर, इनमें कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन साइटोकाइन है। क्या है? साइटोकाइन। इसके बाद बात की जाए तो फल पकाने वाला हार्मोन का नाम है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 70 की, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी, अर्थात 24 कह सकते हैं। इसके बाद बात की जाए तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है कहां से? एड्रिनल द्वारा। एड्रिनल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन विधि जो है वो मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 के बाद 73 है, पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है तो होता है पुंकेसर। वही पुष्प में नर के बाद मादा प्रजनन अंग की बात की जाए तो होता है जायंग। क्या होता है? जायंग। आगे की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन 74 है, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में, वृषण में। गर्भाशय में भ्रूण बनता है, मूत्राशय में बात किया तो मूत्र बनता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है, और वृषण में जो है शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, जीव के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में कौन नहीं था? यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 75 है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन 76 देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन नंबर 78 की बात की जाए तो 78 है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है मेढक। चलिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में क्वेश्चन 80 है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? डीबीटी होता है। क्या होता है? डीडीटी, यानी कि डीडीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात की तो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।